हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो लेकिन डेली एक टेस्ट सीरीज मारिए। आप एक नियम बना लीजिए, एक टेस्ट सीरीज से आपका क्या होता है, इसमें डेली एक 75 क्वेश्चन का जो जीके जीएस का रहेगा, इससे आपका 75 क्वेश्चन तो मिनिमम जीके जीएस का रिवीजन होना है। तो ये बार बार 75 क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा कभी ना कभी ये हर एक सेट में रिपीट होता है। जैसे में किस सेट में कुछ आया, कुछ सेट में कुछ आया, तो ये हर एक सेट में क्या होता है, रिपीट होते रहता है। इससे आप लोगों का क्या रहेगा कि रिवीजन बार बार होते रहेगा, कोई चीज़ आप पढ़िएगा वो भूलिएगा नहीं। और हमारे चैनल पे बिहार एसएससी के रिलेटेड, दरोगा के रिलेटेड बहुत सारा टेस्ट सीरीज डाला गया। हम लोग प्लेटफॉर्म के जो वॉल्यूम 1 है उसका टोटल 24 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। जो प्लेटफॉर्म का जो पुराना वाला बुक था उसका भी डिस्कशन किया गया है हमारे चैनल पे, और ये ट्यूटोरिया के भी बुक से किया गया है। तो जो नहीं देखे हैं पहले का वीडियो जाके देखिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को क्या रहे कि 75 क्वेश्चन का रिवीजन हो। आप लोग कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि कम पढ़िए, लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। और किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं और मेरे चैनल पे आप आए हैं, तो आपको एक मूल मंत्र हम बता देते हैं कि आपको उसका टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। चलिए, आज हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का टेट सीरीज 3 का डिस्कशन करेंगे। ये नया वाला जो बुक आया वॉल्यूम, उसका हम लोग टेट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पुराना वाला वीडियो को डाला गया है, तो उसको जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय भारतीय पैरा एथलेटिक ने चीन के हंगाजू में आयोजित एशियाई पैरा खेल में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तो कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है, तो 29 जीता। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें जो इसमें जो 2022 में भारतीय, ये कहाँ हुआ था, भारतीय पैरा एथलेटिक आयोजित हुआ था हंगाजू में। ये कब हुआ था, तो 2022 में हुआ था। और इसमें एशियाई खेलों में कुल कितने पैरा एथलेटिक कुल कितने जीते थे, तो अगर टोटल ये इसमें केवल स्वर्ण का पूछा है, स्वर्ण पदक कितना जीता गया था, तो 29 जीता गया था। लेकिन अगर इसमें अगर यही पूछा रहता है कि टोटल कितना पदक जीता था भारत ने, तो कितना टोटल पदक जीता था, तो 111 जीता था। अच्छा, इसमें जिसमें स्वर्ण का 29 था। अच्छा, रजत पदक कितना था, तो जो रजत पदक था वो कितना था, तो वो 31 था। अच्छा, कांस्य पदक कितना था, तो कांस्य पदक जो था ये 55 था। अच्छा, एशियाई पैरा पैरा खेल 2022 का शुभांकर क्या था, तो फेई फेई इसका क्या था, शुभंकर था। अच्छा, एशियाई पैरा खेल का आधिकारिक वाक्य क्या था, तो हार्ट ड्रीम एंड ड्रीम साइन। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया है, तो नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इनकी पुस्तक जो है कोडिंग इंडिया इंग्लैंड, मुंगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूनेस्को द्वारा अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है। तो गरबा जो है ये किस राज्य का है, तो आप लोग गरबा जानते हैं कहाँ का है, तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी। गरबा जो है गुजराती लोक नृत्य का एक रूप है, जो 9 दिन, जो 9 दिवसीय जो नवरात्र के दौरान ये नवरात्र के दौरान किया जाता है। गरबा, गरबी, रास, डांगी नृत्य, हुडो, सीधी धमाल, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, तो गुजरात के नृत्य हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा को हम लोग सैन्य सीमांकन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये उन 38वां जो, या इसे भी हम लोग, ये सैन्य सीमांकन रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, या इसी हम लोग क्या कहते हैं, तो 38वां समानांतर रेखा, 38वां समानांतर रेखा। अच्छा,
49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है? तो ये किसके किसके बीच है? तो यूएसए और यूएसए और कनाडा के बीच है। अच्छा, रेड क्लिफ लाइन है, ये किसके किसके बीच है? ये कल भी वाला सेट में आया था, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत प्लस किसके बीच में है? तो पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच में है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। डुरांड रेखा किसके किसके बीच में है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? तो भूटान की जो सीमा है इनमें से उड़ीसा राज्य से नहीं जुटी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भूटान की जो सीमा है किसके किसके साथ जुटी हुई है? तो ये सिक्किम के साथ जुटी हुई है। किसके किसके साथ जुटी हुई है? तो ये सिक्किम के साथ जुटा हुआ है। और किसके साथ जुटा हुआ है? तो असम के साथ जुटा हुआ है। और पश्चिम वेस्ट बंगाल के साथ जुटा हुआ है। किसके किसके साथ जुटा हुआ है? पश्चिम बंगाल के साथ जुटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से इसका सीमा, और किससे इसका सीमा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है। अच्छा, जो भारतीय राज्यों की सीमाओं से लगा सर्वाधिक जो भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये उत्तराखंड को टच करती है, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को और सिक्किम को। और ये पहले वाले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश की जो सीमा है ये किस किस राज्यों को टच करती है? तो इसको आप लोग वीडियो में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो असम को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्राचीन काल में जो असम को किस नाम से जाना जाता है? तो कामरूप के नाम से जानता है। अच्छा, कामरूप राज्य का जो साक्ष्य है ये कहाँ से मिला है? तो समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो इनका समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद अभिलेख है वहां से मिलता है। अच्छा, कामरूप राज्य पर अहोम जनजातियों ने शासन किया था। कौन से जनजातियों ने शासन किया था? तो अहोम ने किया था। अच्छा, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो थाईलैंड का पुराना नाम, अगर थाईलैंड का अगर प्राचीन नाम पूछे तो थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है? सथाम है, सथाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, फरवरी 1987 में मिजोरम राज्य की स्थापना हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? और 1972 में केंद्र शासित राज्य बनने से पूर्व मिजोरम किसका भाग था? तो ये असम का भाग था। और इसकी स्थापना कब हुआ था मिजोरम का? तो इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1987 में हुआ था। और पहले ये असम के साथ जुटा था। अच्छा, इस मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी यो आइलोज है, ये आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विद्या पिलई किस खेल से संबंधित है? तो जो विद्या पिलई है ये स्नूकर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये हाल ही में विद्या पिलई ने दोहा कतर में IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का जो पहला मंगल अभियान है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजना है। और मंगलयान जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये PSLV C25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
चलिए, और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब हुई थी, इसको आप लोग को पहले वाला भी वीडियो में बताया था, इसका कब हुआ था, तो 30 जुलाई 2023 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। अच्छा, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, ये 1901 से हुआ था। 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं, तो रविंद्र टैगोर है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, और गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव हैं। द गोल्डन गेट के लेखक कौन हैं, विक्रम सेठ हैं। त्यागपत्र के लेखक कौन हैं, तो जितेंद्र हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं, तो विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा की कौन सी बुक है के लेखक कौन है, ये पंचतंत्र इनका बहुत फेमस बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है ये पुत्रजया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मलेशिया की जो राष्ट्रीय राजधानी है ये कहाँ पे है, तो इसकी प्रशासनिक राजधानी है, इसका राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है, तो इसकी प्रशासनिक राजधानी है कुआलालंपुर इसकी क्या है, तो प्रशासनिक राजधानी है। अच्छा, मलेशिया का जो पुराना नाम है ये क्या है, तो मलेशिया का पुराना नाम जो है ये मलालन है, मलालन यूनियन। पुराना नाम इसका क्या है, तो मलालन यूनियन। मलेशिया की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, तो भारतीय मुख्य भूमि के किधर में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे कब बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये अंडमान 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान और निकोबार को क्या करती है, विभाजित करती है। अगर इसको पूछे कि इसको विभाजित कौन करती है दोनों को, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंडमान और निकोबार जो भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट है, या अथवा इसे क्या कहा जाता है, लाही चिंग कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर में है, जो कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुक्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है, तो कौन सी सरकार ने किया था, तो तेलंगाना ने किया है, ऑप्शन नंबर बी। तो महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है, कि यहाँ का जो TSRTC बसों में महिलाओं को मुक्त यात्रा प्रदान करना है। हाल ही में तेलंगाना ने विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया था। चलिए, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो रेवत रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया, तो किसके साथ किया है, तो कोरिया के साथ किया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इससे क्या होगा, तो आयातित जितने भी वस्तुओं को तेजी से निकासी के लिए भारत और कोरिया क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है।
ये दक्षिण कोरिया ने विश्व के सबसे कम प्रजनन दर वाला देश है। दक्षिण कोरिया में अगर सबसे कम प्रजनन वाला देश कौन सा है, तो दक्षिण कोरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी जो 60 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं फिर जीके जैसे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किस देश में आयोजित किया गया है? तो भारत में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मिस वर्ल्ड जो है ये भारत में अच्छा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता था? तो 37 मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? तो 37 प्लासियुस ने जीता था। प्लासियुस ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, ये जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 ये भारत में होगा और ये आयोजित किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? तो इसको आयोजन जो है ये 2 मार्च 2024 को किया जाएगा। ये कहाँ में किया जाएगा? तो यशोभूमि द्वारिका में नई दिल्ली में किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, हड़प्पा कालीन जो नगर है ये लोथल, ये भी कहाँ है? तो वर्तमान में ये गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। अच्छा, गुजरात के किस जिले में है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। और लोथल जो है 1954 में रंगनाथ द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये पहला असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्या की थी? लौटा दी थी। और चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी कब? तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए ठहरे थे। तो ये कहाँ ठहरे थे? तो ये किंग्स हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, महात्मा गांधी जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इन्हीं के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, और इसी के तहत क्या लिए थे? तो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। अच्छा, फर्स्ट अगर गोलमेज सम्मेलन पूछे तो पहला कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी, आप लोग डेट ख्याल रख लीजिएगा, 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। अच्छा, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन है ये 12 नवंबर, ये कब हुआ था? 12 नवंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। अच्छा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो थर्ड हुआ था, लास्ट जो गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर, सर ये जो थर्ड हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो ये 17 नवंबर जो है, ये 17 नवंबर
1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस है ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 5 से 11 नवंबर 2045 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आर के सहगाल, शहनवाज तथा गुरुबख्श सिंह ढलन ने लाल किले में क्या चलाया गया था? तो इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो मयूरभंज छल नृत्य शैली पश्चिम बंगाल का है, बिहार एवं उड़ीसा के पड़ोसी राज्यों से संबंधित है, रामायण और महाभारत से क्या है? प्रेरित है। भांगड़ा है पंजाब की एक नृत्य है जो आमतौर पर बैसाखी पर्व पर आयोजित किया जाता है। और भारत में अगर संगीत नाटक अकादमी ने भारत के शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ बताई है? तो 8 शैलियाँ बताई है। कौन कौन सी है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, उड़ीसी और एवं सत्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपरा मेला आयोजित किया जाता है? तो जो छपरा मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये पंजाब में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये बिहार के सोनपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? बिहार के सोनपुर में किया जाता है। अच्छा, पुष्कर मेला राजा आस्थान में आयोजित होता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। दादरी मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये बलिया के उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये कौन सा इसमें सही नहीं है? तो महाराष्ट्र में कोंकण तट है और ये केरल में कोरोमंडल तट है, ये क्या है? गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें? इसमें पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अच्छा, जो केरल में कौन सा तट है? तो केरल में इसमें कोंकण तट दिया है, लेकिन केरल में कौन सा तट है? तो मालाबार तट है। मालाबार तट है। अच्छा, महाराष्ट्र में कोंकण तट है। कर्नाटक में कौन सा है? तो मंगलोर तट है। गुजरात में काठियावाड़ का तट है। पूर्वी तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, और गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में पहली कपड़ा मिल ये बॉम्बे में संचालित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, विश्व में भारत का कपास के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और चीन जो है ये विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। अच्छा, जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। चलिए, और दूसरा स्थान पे जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान पे कौन सा है? तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो कौन सी जो समस्या भारतीय में? तो मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू घाटा, ये सभी क्या है? ये निरंतर रूप से जुड़ी हुई है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत जो है ये विश्व के जीडीपी के आधार पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत जो है ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? क्रय शक्ति के आधार पर तीसरी है और जीडीपी के आधार पर 5वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौते में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो रूस को शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 29 और से 30 सितंबर 1938 में म्यूनिख में 4 देश जो थे, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ था। इसमें इटली को नहीं बुलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी।
अच्छा, हर्यक वंश के संस्थापक पूछे तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन था? तो बिंबिसार था। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु का उपनाम जो था ये कुणिक था। कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीधा थी? तो रानी दीधा जो थी ये किस वंश की शासिका से थी? ये उत्पल उत्पल वंश की शासिका से। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था। उत्पल वंश की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये कश्मीर में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कश्मीर में किया गया था। इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है ये अवंती वर्मन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो लोहे का जो सांदर्भिक संदर्भ है ये किसमें मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस्क या कृष्णा अयस्क कहा गया है। लोहे के लिए क्या कहा गया है? तो लोहे के लिए इसमें श्याम अयस्क कहा गया। क्या कहा गया है? श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया है। अच्छा, लोहा जो है ये प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुआ था? तो लोहे की जो है इसका शुरुआत जो है ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया था। और माजुली माजुली जो है इसका अर्थ क्या होता है? पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। और माजुली द्वीप जो है ये विष्णु धर्म शास्त्री का मुख्य केंद्र है। विष्णु धर्म शास्त्री का क्या है? ये मुख्य केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 46। ये जीके जीएस का क्वेश्चन है। हम लोग मैथ का क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस का भी देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। उस प्रकार की मौसम को पहचान कीजिए जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये दक्षिण पूर्व मानसून जो है ये मानसून का हिस्सा, इसमें मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारत में 4 मौसम कौन कौन से? तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। अच्छा, शीत ऋतु जो है कब से कब से? तो नवंबर मध्य से शुरू होता है और फरवरी में समाप्त हो जाता है। अच्छा, भारत में जो 70 से 80% जो वर्षा होती है किससे होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 70 से 80% जो वर्षा होती है किससे होती है? तो ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छा, वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो वर्षा ऋतु की जो शुरुआत होती है जून में आरंभ होती है और मध्य सितंबर तक रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभांशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक वेतन के हकदार होंगे। सही है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ A2 लिखा है, ए लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दो नंबर ऑप्शन है, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिव स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। और वे रेल, हवाई जहाज तथा स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के हकदार हैं। ये तीनों सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें से पूछा कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। इतना ये पूर्व राष्ट्रपति को जो होता है उतना दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल के द्वारा यह अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 100, ये कितना नंबर अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 165 के द्वारा किया जाता है। महाअधिवक्ता बनने हेतु वह योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की होना चाहिए, और अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पे बना रहता है। और इसके वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्रारूप मॉडल या संविधान का जो प्रारंभिक मॉडल है, प्रारूप मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी.एन. राव के द्वारा क्या किया गया था? तो इसका प्रारूप तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव कब रखे थे इनके सामने? तो 13 दिसंबर 1946 को रखे थे। और इसको कब अपना लिया गया था? तो इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया था। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है ये 1931 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ये कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन है ये 17 मई। ये बिहार सोशलिस्ट है और ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 17 मई 1934 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पाकिस्तान में पहली मुख्यमंत्री, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पाकिस्तान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये बेनजीर भुट्टो थी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अच्छा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमावे भंडारनायक थी जो श्रीलंका के थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। म्यांमार कब आज़ाद हुआ? तो म्यांमार जो है ये 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत सरकार का अधिनियम जो था 1935 के द्वारा म्यांमार को क्या किया गया था? तो भारत से अलग कर दिया गया था। चलिए, 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना के कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबेल है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, जो रूस की राजधानी कहाँ है? तो अगर रूस की राजधानी अगर पूछे तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी मॉस्को है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। और ये किस नदी के किनारे जो है मॉस्को है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मॉस्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, जिसके बाद कितना स्वतंत्र देश का उदय हुआ था? 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भारत में लिपि के विकास के प्रारंभ में बर्मा जो लिपि है इसकी प्रस्थान बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो किस में लाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में लाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत में पंचायती राज प्रणाली
कब स्टार्ट हुआ था? तो 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1900 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया गया था? तो इनको 73वें संविधान संशोधन 73वें से जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 73 संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो इन्हें 1993 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, 73वें जो संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने का प्रथम राज्य कौन किया था? तो कर्नाटक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है ये विकास में जन भागीदारी होना सुनिश्चित करना सही है, राजनीतिक जवाबदेही है, ये भी सही है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ये भी सही है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन है, ये सही नहीं है। तो कौन कौन सा? ए बी सी तीनों सही है, 1 2 और 3। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 12 ये किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन विकेंद्रीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये पहला वाला भी सेट में आ गया, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई। तो देश में जो सर्वाधिक समृद्धि दर है कब प्राप्त की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर ए। और इस दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आर्थिक संकट तथा तेजी से बढ़ते महंगाई के कारण गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए आर्थिक कल्याण पर बल दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन है? इसमें ये वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, ये सही है। कब शुरू किया गया था? तो 2014 में शुरू किया गया था। 2014 में कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ये भी सही है। अच्छा, और इसका उद्देश्य जो था बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी योजनाओं में के अंतर्गत मिलने वाले लाभों तथा आर्थिक सहायता को सीधे खाता धारकों को हस्तांतरित करना भी सही है। तो कौन सा सभी सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ये 76 नंबर क्वेश्चन जो है जीके जीएस का है, रीजनिंग का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जीके जीएस के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। नगरपोशी लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज दर मिलता है? तो वर्तमान में कितना ब्याज दर मिलता है? तो 7.1 मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, पीपीएफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और पीपीएफ पर क्या है? आयकर से छूट का भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? तो किसने दिया था? तो जनरल अयूब खान ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, और वर्ष 1960 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जब थे, ये तत्कालीन राष्ट्रपति जब थे 1960 में, तो मिल्खा सिंह को ये उपाधि दिए थे, फ्लाइंग सिख की उपाधि दिए थे। अच्छा, मिल्खा सिंह पे एक आत्मकथा इनकी कौन सी, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन सी है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 1978 से 79 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम था समन्वित विकास कार्यक्रम योजना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना जो था के दौरान आईआरडीपी योजना प्रारंभ किया गया था, और आईआरडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एकीकृत विकास कार्यक्रम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी का अनुमानों का क्या आधार है? तो परिवार का उप उप उपयोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में जो है ये नीति आयोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का गणना के लिए एक विशेष दल का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? तो ये बार बार बताए हैं, ये पहले वाला भी क्वेश्चन में आ गया होगा कि ये महान लोरिस के मॉडल पे आधारित था। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो हेडर मॉडल पे आधारित था। और इस योजना में जो था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है तो तुरंत हमारे माथे में कितना क्लिक करता? तो 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसमें नहीं दिया, इसमें केल्विन में। तो केल्विन में दिया तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो 277 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जब पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री से कम ताप पर पानी का आयतन अधिकतम होता है और घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। और 4 डिग्री पर क्या होता है? इसका घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। दो कण कुछ दूरी पर रखे हुए, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। इस पर आप लोग रख दीजिएगा तो इसका अगर इसमें दूरी चेंज किया जाएगा तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों को 2 गुना किया जाएगा तो इसमें कितना का विकास हो जाएगा? तो ये भी M 2 गुना हो जाएगा और ये भी M हो जाएगा 2 गुना, तो कितना हो जाएगा? टोटल ये 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? तो उनके बीच चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी। जो समानांतर तारों के बीच समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। और यदि दो समानांतर चालक तारों में विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच क्या होता है? तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। जो अधिक दूरी के संबंधित हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होगा, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग आणविक जातिवृत्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अनुवांशिक इंजीनियरिंग एक प्रकृति है जिसके द्वारा वैज्ञानिक जो है एक जीन के जीनोम का संश्लेषण करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स का क्या एक तरीका है जिसका प्रयोग जो है डीएनए नमूने के द्वारा किसी भी व्यक्ति की पहचान हेतु किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो ये मानव शरीर के यकृत में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे, अधिवृक्क ग्रंथि के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि है वृक्क के ऊपर स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लड़ो या उरु हार्मोन कहा जाता है। यकृत में कौन कौन सा विटामिन संचित होता है? तो ए और डी होता है और इसके साथ में लोहा और तांबा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। दाद रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद रोग जो है ये
कवकीय या फंगल बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एथलेटिक फूड कैसी बीमारी है, तो ट्राइकोफाइटोन की बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। साधारण नमक और रासायनिक नाम, जो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर, सॉरी साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इसका सिंपल फार्मूला है। अच्छा, NaCl का जो प्रमुख क्या है, एक आयनिक यौगिक है, और इसे हम लोग टेबल साल्ट या समान नमक भी कहा जाता है। वान झील की लवणता कितनी है, तो वान झील की जो लवणता है ये 330% है। कितना है, तो 330% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड, दोनों पिंड क्या होंगे, तो एक वेग से किसी भी क्षण समान होंगे। एक वेग, वो क्या होंगे, किसी भी क्षण में उनका एक वेग रहेगा। पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, और पृथ्वी के नीचे भी जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो घटता है। और पृथ्वी की अगर घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो इसका क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। धारावाहक तार कैसा होता है, तो धारावाहक जो तार होता है ये न्यूट्रल होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आवेश जो है चार्ज वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, तो पदार्थ विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी वस्तु को धनावेशित और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वस्तु को ऋणावेश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें कथन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है, और HIV, HPV तथा और हेपेटाइटिस बी विषाणु जो है STD के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, STD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और HPV का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इधर फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 106 है, रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसमें हम लोग जीके जीएस का भी क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 121। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विरोधी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है, तो इसे एग्नोस्टिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एग्नोस्टिक जो है क्या है, प्राकृतिक रासायनिक संवेदनवाहक की कमी होने पर लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 है, अप्सरा मिर्गी जो है अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसे मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर ए। यह मस्तिष्क के क्या है, आंतरिक रोगों का कारण है। जब रोगी व्यक्ति को दौरा आता है तो चिल्लाता है, मुंह में झाग निकलता है और मल पेशाब भी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। DNA के एकल क्षारक युग्म में परिवर्तन को कहते हैं, तो युग्म में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो बकवास उत्परिवर्तन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हुगो डू ब्रिज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124।
निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो ओसियम का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? तो अधिकतम होता है। ओसियम का घनत्व कितना होता है? तो ओसियम का घनत्व होता है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सबसे अधिक घनत्व वाला जो तरल है जिसका घनत्व कौन सा तरल है? तो पारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो ये थायमीन था, ऑप्शन नंबर डी। तो विटामिन B1 का ये कौन सा विटामिन है? तो ये कौन सा विटामिन है? इस थायमीन जो है किसको बोलते हैं? तो विटामिन B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो थायमीन बोलते हैं। तो थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कोशिका के अंदर विषैली पदार्थ और औषधियों को आश्रित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो कौन निभाती है? तो चिकनाई अंतर्द्रवी जली का, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। यदि कोई बिलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो इस बिलियन का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला, तथा मिथाइल एल्कोहल को पीला कर देता है। और जो अम्ल है ये लिटमस पत्र तथा मिथाइल एल्कोहल को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और अम्ल जो है इनके ये क्या होते हैं? तो स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। वंशानुगति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशानुगति के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। अभी नहीं बताए थे, पहले वाले भी क्वेश्चन में आया था। मेंडल ने अनुवांशिकी के दो सामान्य नियम प्रतिपादित किए थे, विसंयोजन और सत्रवहन। और मेंडल ने जो ये मटर में जीन के 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, ये किस पे अध्ययन किए थे? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हुगो डे ब्रिज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर एक साथ वृद्धि होती है? तो किसके साथ होती है? तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होती है। एड्रेनलाइन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शरीर को जो रासायनिक सुरक्षा एड्रीनलिन ग्रंथि प्रदान करती है, एड्रीनलिन हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन सा गुजरता है? तो आयोडीन गुजरता है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है? यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें कपूर होता है, नेप्थलीन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीक अम्ल होता है। ये सभी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन करता है, तो कौन करता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावित ग्रंथियां करती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एस्ट्रोजन अंडाशय की ग्रायन फुटाओं के बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। अन्यून परतत्व का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या है? हेनरी है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का इकाई वेबर होता है। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है।
और गॉस जो होता है, एक गॉस ये किसके बराबर होता है, तो एक गॉस जो होता है ये 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 6 है, तो इसमें किसमें परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग निकालने के लिए इसमें सभी को निकालिएगा, तो इसमें जिसका निकालना रहेगा कि इसमें किसकी 6 है, तो इसमें क्रोमियम को हम लोग एक्स मान के, इसका हम लोग आपको फॉर्मूला बताए थे पहले, उससे आप लोग निकालिए, इसका मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, तो कोहरे का निर्माण का क्या कारण है, अभिवहन है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सूर्य के विकिरण से पृथ्वी क्या होती है, तो गर्म हो जाती है। और नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो ट्रोजन जो है स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, ये गलत है। ट्रोजन क्या है, ये यूजर के संपर्क में से फैलता है, जैसे ईमेल और अटैचमेंट खोला और इंटेल फाइल डाउनलोड करना और निष्पादन करना है। इसमें गलत क्वेश्चन पूछा हुआ तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो पुराना वाला वीडियो नहीं देखे उसको भी जाके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।